हेलो दोस्तों, वेलकम टू एएमसी क्लासेस। आज हम रेलवे एनटीपीसी में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्न देखेंगे। सभी प्रश्न सब्जेक्ट वाइज होंगे, बिट डिटेल्स के साथ बताए जाएंगे। आज की वीडियो में हम रसायन विज्ञान से जुड़े हुए 100 क्वेश्चन देखेंगे जो डिटेल्स के साथ बताए गए हैं। टोटल हम 300 प्लस क्वेश्चन देखेंगे। इसे हम 3 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। एज इट इज़ हम भौतिक विज्ञान के भी 300 प्लस क्वेश्चन देखेंगे जो 3 पार्ट्स में हम कंप्लीट करेंगे। जीव विज्ञान के भी हम 300 प्लस क्वेश्चन देखेंगे, इसे भी हम 3 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। एज इट इज़ हम स्पोर्ट्स देखेंगे और कंप्यूटर देखेंगे, इन्हें हम 2-2 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं रसायन विज्ञान के 100 क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क सेल की धनात्मक छड़ किसकी बनी होती है? तो ये बनी होती है ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट की होती है शुष्क सेल की धनात्मक छड़, मतलब ऑप्शन बी जो है वो इसमें करेक्ट है। अब हम डिटेल्स जान लेते हैं शुष्क सेल से जुड़ी हुई क्या है। तो इस सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघटन विलयन के रूप में न रहकर शुष्क अवस्था में रहता है। इसमें एक जस्ते का बर्तन होता है जिसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड, अमोनियम क्लोराइड, कार्बन आदि का मिश्रण भरा रहता है। इस मिश्रण के बीचों बीच कार्बन की छड़ रखी जाती है। कार्बन की छड़ एनोड का कार्य करती है जबकि स्वयं जस्ते का बर्तन कैथोड का कार्य करता है। अब शुष्क सेल से जुड़ी हुई और भी कुछ डिटेल हैं वो देखते हैं। तो मैग्नीज डाइऑक्साइड या कार्बन का मिश्रण या जस्ते का दीवार के बीच नौसादर की गाढ़ी लुगदी भरी जाती है। इस सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट होता है। इसका प्रयोग टॉर्च, रेडियो आदि उपकरण में किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है? तो वो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट ऊष्मा और विद्युत दोनों का सुचालक है, मतलब ऑप्शन डी जो है वो इसमें करेक्ट है। अब हम डिटेल्स जान लेते हैं इससे जुड़ी हुई क्या है। तो ग्रेफाइट अणु में प्रत्येक कार्बन परमाणु केवल 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से बंधित होता है, जिसके कारण एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है और वह स्वतंत्र विचरण कर सकता है। इसी मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ग्रेफाइट में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जिससे कि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा कार्बन का एक रूप नहीं है? तो वो है हेमाटाइट। हेमाटाइट कार्बन का एक रूप नहीं है, बाकी काजल, ग्रेफाइट और चारकोल कार्बन के अपर रूप हैं। तो इसमें जो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। अब हम डिटेल्स जान लेते हैं इससे जुड़ी हुई क्या है। तो हम कार्बन के बारे में जानते हैं। तो कार्बन आवर्त सारणी के वर्ग 14 का सदस्य है। इस वर्ग के अन्य सदस्य हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। चूँकि कार्बन आवर्त सारणी के वर्ग 14 का प्रथम सदस्य है, इस कारण इस उपवर्ग के तत्वों को कार्बन वर्ग के तत्व कहते हैं। कार्बन का संकेत होता है C, परमाणु संख्या 6 होती है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p2 होता है और इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होती है। अब और भी कुछ डिटेल हैं कार्बन से जुड़ी हुई, तो वो देखते हैं हम। तो कार्बन वर्ग के तत्वों में लेड को छोड़कर सभी अपर रूपता का गुण प्रदर्शित करते हैं। तो याद रखिएगा जो कार्बन वर्ग है उसमें जितने भी तत्व हैं उसमें लेड को छोड़कर बाकी सभी जितने भी तत्व हैं वो अपर रूपता का गुण प्रदर्शित करते हैं, पर लेड नहीं करता है। कार्बन और सिलिकॉन अधातु हैं इसमें और जर्मेनियम उपधातु है, जबकि टिन और लेड धातु हैं। अब जो प्रकृति में कार्बन है वो 2 अवस्थाओं में पाया जाता है, एक है मुक्त अवस्था और दूसरी है संयुक्त अवस्था। तो चलिए अब हम मुक्त अवस्था और संयुक्त अवस्था को देखते हैं कि मुक्त अवस्था में कार्बन किस चीज़ से प्राप्त होता है और संयुक्त अवस्था में कार्बन किन किन चीज़ों से प्राप्त होता है। तो मुक्त अवस्था में कार्बन हीरा, ग्रेफाइट और कोयले से प्राप्त होता है, जबकि संयुक्त अवस्था में कार्बन धातु के कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट्स, हाइड्रोकार्बन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और अन्य जटिल यौगिक से में पाया जाता है। नेक्स्ट, हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? तो हीरे के संबंध में कैरेट भार होता है, मतलब ऑप्शन बी जो है वो इसमें करेक्ट है। अब हम डिटेल्स जान लेते हैं इससे जुड़ी हुई क्या है। तो हीरे के वजन को नापने के लिए कैरेट शब्द का इस्तेमाल किया जाता है जो हीरे के वजन को बताता है। कैरेट सोने की शुद्धता बताता है। तो याद रखिएगा कैरेट और कैरेट में अंतर होता है। जो कैरेट वर्ड है इससे क्या किया जाता है, हीरे के वजन को नापा जाता है, और जो कैरेट है इससे सोने की शुद्धता बताई जाती है। अब हम दोनों के अंतर को समझते हैं। तो जो कैरेट है इस शब्द को हीरे के वजन के लिए प्रयोग किया जाता है। यह शब्द सेराटोनिया सिलिकवा से निकलता है, जिसे आमतौर पर कैरोब के पेड़ के नाम से जाना जाता है।
अब चलिए और भी कुछ देखते हैं हम क्या है इससे जुड़ा हुआ। तो प्राचीन काल में तराजू द्रव्यमान इकाइयों के आविष्कार के पहले हीरा व्यापारी हीरे के वजन को कैरोब के बीज से तौला करते थे, जिसमें प्रत्येक कैरोब बीज एक समान वजन का होता था, जो 0.20 ग्राम या 200 मिलीग्राम के बराबर होता था। इसलिए हीरे का वजन इसी से निर्धारित किया जाता था। यहीं से कैरेट शब्द की उत्पत्ति हुई है। अब हम जानते हैं कैरेट, तो याद रखिए ये कैरेट है ना, ये कैरेट ना होके कैरेट है। वर्तमान में कैरेट जो है CARAT कैरेट को किसी भी सोने के आभूषण की शुद्धता मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कैरेट वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है सोने के जो भी आभूषण होते हैं उनकी शुद्धता के लिए। अब और भी कुछ डिटेल है तो वो देख लेते हैं हम। तो नॉर्मली आप याद रखिएगा तो 24 कैरेट सोना होता है वो शुद्ध सोना होता है। ये कैरेट है, यहाँ पर CARAT कैरेट वर्ड का यूज़ किया जाता है सोने की शुद्धता मापने के लिए। यह 100% शुद्धता का सूचक है। सोने का शुद्ध रूप 24 कैरेट मतलब 99.99% होता है। तो याद रखिए ये कैरेट है CARAT कैरेट, ये जो है सोने के आभूषण की शुद्धता बताता है। नेक्स्ट, निम्न में सबसे सख्त कौन है? तो वो है हीरा। हीरा सबसे सख्त है, मतलब ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। अब हम डिटेल्स देखते हैं इससे जुड़ी हुई क्या है। तो सबसे पहले हम प्लेटिनम के बारे में जानते हैं। तो प्लेटिनम अब तक का सबसे कठोर धातु माना गया है। प्लेटिनम एक अनमोल धातु के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसकी कीमत सोने से कई गुना अधिक है। अब हम चलिए हीरे के बारे में जानते हैं। तो हीरा सबसे कठोर पदार्थ कहा गया है। तो याद रखिएगा जो प्लेटिनम है वो सबसे कठोर धातु है और जो हीरा है वो सबसे कठोर पदार्थ है। हीरा इतना कठोर होता है कि इसे काटना लगभग मुश्किल होता है। इसे तराशने और काटने के लिए हीरे का इस्तेमाल किया जाता है। यह एक पारदर्शी अनमोल रत्न है जो आभूषण में चार चांद लगा देता है। इसकी भी कीमत बहुत अधिक होती है। अब थर्ड पॉइंट हम देख लेते हैं क्या है। तो थर्ड पॉइंट है वैज्ञानिकों ने कार्बाइन नामक एक तत्व को अब तक का सबसे कठोर तत्व बताया है। तो याद रखिएगा अब तक का सबसे कठोर तत्व जो है वो कार्बाइन है। यह कार्बन का ही एक रूप होता है। नेक्स्ट, कार्बन का शुद्ध रूप क्या है? तो कार्बन का शुद्ध रूप है हीरा। हीरा कार्बन का शुद्ध रूप है, मतलब ऑप्शन ए जो है वो इसमें करेक्ट है। अब हम डिटेल्स जान लेते हैं क्या है इससे जुड़ी हुई। तो एक ही रासायनिक पदार्थ के विभिन्न रूप को एलोट्रोप्स कहा जाता है। ग्रेफाइट और हीरा कार्बन के दो प्रमुख एलोट्रोप्स हैं। हीरा कार्बन का एक रूप है जिसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु सहसंयोजक के साथ चार अन्य कार्बन परमाणुओं में बंध जाते हैं। साथ ही एक मजबूत, कठोर और 3 आयामी संरचना बनाता है। यह सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है और कोई अन्य प्राकृतिक पदार्थ इसे खरोंच नहीं सकता है। नेक्स्ट और क्या डिटेल है वो देखते हैं। तो ये सभी कार्बन पदार्थ 100% शुद्ध हो सकते हैं, लेकिन आमतौर में इनमें छोटी मात्रा में अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। अब जो हीरा और ग्रेफाइट है वो परंपरागत रूप में कार्बन के ही अपर रूप हैं, जबकि फुल्लरे और नैनोट्यूब हाल ही में खोजे गए कार्बन के 2 अपर रूप हैं। नेक्स्ट, निम्न में कौन मूल तत्व है? तो वो है हीरा। हीरा मूल तत्व है, मतलब ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। अब हम डिटेल्स जान लेते हैं इससे जुड़ी हुई क्या है। तो रसायन विज्ञान की भाषा में तत्व का शुद्धतम पदार्थ है जिसमें सिर्फ एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं तथा यह ज्ञात किसी भी भौतिक या रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा अन्य पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। तो याद रखिएगा जो रसायन विज्ञान की भाषा में तत्व है वह शुद्धतम पदार्थ है। ठीक है, इस परिभाषा के अनुसार ऑक्सीजन एक तत्व है, क्योंकि आप चाहें तो ऑक्सीजन को कितना भी विभाजित कर लें आपको सिर्फ ऑक्सीजन के ही परमाणु मिलेंगे। इस तरह हाइड्रोजन, कार्बन, सोना, चांदी, तांबा आदि तत्वों के उदाहरण हैं। अब और क्या है तो वो देखते हैं हम। तो इसके विपरीत जल एक तत्व नहीं है। तो याद रखिएगा क्या जो जल है वो एक तत्व नहीं है, क्योंकि यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। अर्थात जल में 2 तरह के परमाणु पाए जाते हैं। अब हीरे पर आते हैं। तो हीरा भी एक तत्व ही है। क्यों? हीरा वास्तव में कार्बन का अपर रूप है, अर्थात कार्बन का ही एक दूसरा रूप है। अगर आप हीरा को विभाजित करते हैं तो आपको सिर्फ कार्बन के परमाणु मिलेंगे। यही गुणधर्म इसे तत्व बनाता है। साथ ही हीरा
अधातु भी है। नेक्स्ट और क्या है, तो हम जानते हैं हीरा जो अधातु है उसका कारण क्या है। हीरे में ऐसे बहुत से गुणधर्म पाए जाते हैं जो अधातुओं से मिलते हैं। हीरा कार्बन का ही एक रूप है और कार्बन स्वयं एक अधातु है। हीरे में कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने परमाणु से स्वतंत्र नहीं होता है, इस कारण हीरा विद्युत का कुचालक होता है। नेक्स्ट, पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने में काम आता है, तो वो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो तेल चित्रों के रंगों को उभारने में काम आता है, मतलब ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। अब हम डिटेल्स जान लेते हैं इससे जुड़ी हुई क्या है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड त्वचा के लिए एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है। जली कटी त्वचा पर इसका प्रयोग करने पर तुरंत लाभ मिलता है। इसके अलावा चेहरे पर मुहासों को खत्म करने में भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड काफ़ी लाभदायक होता है। यह चेहरे पर ऑक्सीजन रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से डेड स्किन सेल्स की सफाई में मदद मिलती है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड बालों की ब्लीचिंग में भी प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट, पानी में क्या होने पर इसे भारी पानी कहते हैं, तो हाइड्रोजन का भारी समस्थानिक होने पर पानी को भारी पानी कहा जाता है, मतलब ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। अब डिटेल्स जान लेते हैं इससे जुड़ी हुई क्या है। तो भारी जल हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम का ऑक्साइड है। इसमें 0.014% साधारण जल होता है। H2O का अणुभार 18 है। इसके एक अणु में ऑक्सीजन का एक परमाणु हाइड्रोजन के दो परमाणुओं से सहसंयोजी बंध से जुड़ा रहता है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक पाए जाते हैं जो हैं ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। भारी जल ड्यूटेरियम का ऑक्साइड होता है और प्रकृति में बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। भारी जल का अणुभार 20 है। नेक्स्ट, न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग शीतलक के रूप में क्यों किया जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन के भारी आइसोटोप से युक्त यह जल होता है, इस कारण इसका उपयोग न्यूक्लियर रिएक्टर में शीतलक के रूप में किया जाता है, मतलब ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। अब डिटेल्स जान लेते हैं इससे जुड़ी हुई क्या है। तो भारी जल का मुख्य उपयोग नाभिकीय संयंत्र में होने वाली नाभिकीय विघटन क्रियाओं के दौरान उत्पन्न न्यूट्रॉनों को अवशोषित करने के लिए मंदक के रूप में होता है, जिससे कि नाभिकीय ऊर्जा का नियंत्रित उत्पादन और शांतिपूर्ण उपयोग किया जा सके। एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या काम होता है, तो वो है न्यूट्रॉन की गति को कम करना। नेक्स्ट, केतली में पानी को उबालने पर उसकी आंतरिक परत पर सफ़ेद पदार्थ की एक परत जम जाती है, वह पदार्थ क्या होता है, तो वो होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स की परत होती है जो जम जाती है, मतलब ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो जल की अस्थायी कठोरता किसकी मौजूदगी के कारण होती है, तो जल की अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स की मौजूदगी के कारण होती है, मतलब ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट, समुद्र का जल वर्षा के जल से अधिक लवण युक्त होता है क्योंकि नदियां अपने साथ लवण बहाकर लाती हैं, मतलब ऑप्शन ए जो है वो इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट, समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, तो वो है आसवन विधि द्वारा। आसवन विधि द्वारा समुद्री जल से शुद्ध जल प्राप्त किया जा सकता है, मतलब ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा विद्युत का चालक है, तो वो है लवण जल। लवण जल जो है वो विद्युत का चालक है, मतलब ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट, पोटेशियम परमैंगनेट जल को बना देता है, तो ये बना देता है कीटाणुनाशक बना देता है, तो पोटेशियम परमैंगनेट जल को कीटाणुनाशक बना देता है, मतलब ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट, ग्रामीण क्षेत्रों में जल का कीटाणुनाशक के रूप में उपयोग किया जाता है, तो वो है क्लोरीन। क्लोरीन का उपयोग किया जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में जल के कीटाणुनाशक के रूप में, क्लोरीन का, मतलब ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट, पानी में नमक मिलाने पर पानी के क्वथनांक और हिमांक में क्या हो जाएगा, तो क्रमशः बढ़ेगा और फिर घट जाएगा। तो जो पानी का क्वथनांक और हिमांक है वो क्रमशः बढ़ेगा और घट जाएगा, मतलब ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट,
तो विश्व का कितने प्रतिशत भूभाग तरल है? तो वो है 71% भूभाग तरल है, मतलब ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। अब हम डिटेल्स जान लेते हैं इससे जुड़ी हुई क्या है। तो पृथ्वी का 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है, 1.6% पानी जमीन के नीचे है और 0.001% वाष्प और बादल के रूप में है। साथ ही पृथ्वी की सतह पर जो पानी है उसमें 97% सागरों और महासागरों में है, जो नमकीन है और पीने के काम नहीं आ सकता है। नेक्स्ट, हाइड्रोजन सल्फाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल का उच्च क्वथनांक किसके कारण है? तो वो है हाइड्रोजन आबंध के कारण। हाइड्रोजन आबंध के कारण जल का उच्च क्वथनांक है, मतलब ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट, शुद्ध जल होता है उदासीन। शुद्ध जल क्या होता है? उदासीन होता है, मतलब ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट, जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? तो जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक होता है, मतलब ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। अब हम डिटेल्स जान लेते हैं इससे जुड़ी हुई क्या है। तो जब जाड़े के दिनों में ठंड के इलाकों में तापमान गिरता है तो झीलों और तालाबों में पानी की ऊपरी सतह ठंडी होने लगती है। इस प्रक्रिया में जब ऊपरी सतह का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है तो इसका घनत्व बढ़ने लगता है। सरल भाषा में कहा जाए तो इस तापमान पर झीलों और तालाबों की ऊपरी परत का पानी भारी हो जाता है। भारी पानी के कारण यह पानी नीचे की ओर बैठना शुरू हो जाता है और नीचे का पानी ऊपर आने लगता है। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कि पूरे पानी का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस नहीं पहुंच जाता है। नेक्स्ट, भार के अनुपात में जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होता है, तो वो होता है 1:8। तो भार के अनुपात में जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:8 होता है, मतलब ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट, आयतन के अनुपात में जल में हाइड्रोजन और ऑक्साइड का अनुपात क्या होता है? तो वो होता है 2:1। याद रखिएगा, हमने भार के हिसाब से देखा था, अब हम आयतन के हिसाब से देख रहे हैं। तो आयतन के हिसाब से जल में हाइड्रोजन व ऑक्साइड का अनुपात 2:1 होता है, मतलब ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट, तो जल एक उत्कृष्ट विलायक है क्योंकि इसके अणु अत्यधिक ध्रुवीय होते हैं। तो जल एक उत्कृष्ट विलायक क्यों है? क्योंकि इसके अणु अत्यधिक ध्रुवीय होते हैं, मतलब ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से हाइड्रोजन के बड़े खंडों को कौन अवशोषित करता है? तो वो है पैलेडियम का कोलाइडी विलयन। पैलेडियम का कोलाइडी विलयन हाइड्रोजन के बड़े खंडों को अवशोषित करता है, मतलब ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट, खाना पकाने के तेल को किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जाता है? तो वो है हाइड्रोजनीकरण विधि द्वारा। हाइड्रोजनीकरण विधि द्वारा खाना पकाने वाले तेल को वनस्पति घी में परिवर्तित किया जाता है, मतलब ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। अब हम डिटेल्स जान लेते हैं इससे जुड़ी हुई क्या है। तो उच्च दाब पर निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन वनस्पति तेलों से संयोग करके उन्हें वनस्पति घी में बदल देता है। इस प्रक्रिया को तेलों का हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। नेक्स्ट, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो वो है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होती है वनस्पति घी के निर्माण में, मतलब ऑप्शन बी इसमें राइट है। अब डिटेल्स देख लेते हैं इससे जुड़ी हुई क्या है। तो वनस्पति तेल सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। वनस्पति घी बनाने के लिए इन वनस्पति तेलों में से जब हाइड्रोजन गैस गुजारी जाती है तो इनमें पाई जाने वाली दोहरी और तहरी श्रृंखला एकल श्रृंखला में बदल जाती है और हाइड्रोजन के अणु इनके साथ जुड़ जाते हैं। नेक्स्ट, हाइड्रोजन को वायु में जलाने पर प्राप्त होता है, तो जल प्राप्त होता है हाइड्रोजन को वायु में जलाने पर, मतलब ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट, अब डिटेल्स देख लेते हैं। तो हाइड्रोजन वायु या ऑक्सीजन में जलता है। जलने का ताप ऊंचा होता है, ज्वाला रंगहीन होती है। जलकर या जल H2O और अत्यल्प मात्रा में हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 बनाता है। नेक्स्ट, जब रक्त तप्त लोहे के ऊपर भाप गुजारी जाती है तो कौन सी गैस प्राप्त होती है? तो वो है हाइड्रोजन।
हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है जब रक्त तप्त लोहे के ऊपर से भाप गुजारी जाती है, मतलब ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी नमक के तनु अम्ल की क्रिया से हाइड्रोजन गैस नहीं देती है? वो है कॉपर। कॉपर जो है वो नमक के तनु अम्ल की क्रिया से हाइड्रोजन गैस नहीं देती है, मतलब ऑप्शन बी इसमें राइट है। नेक्स्ट, ट्राइटियम किसका समस्थानिक है? तो ये हाइड्रोजन का समस्थानिक है, ट्राइटियम, मतलब ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट, ट्राइटियम हाइड्रोजन का एक रेडियोधर्मी समस्थानिक होता है, इसे ट्राइटॉन भी कहते हैं। ट्राइटियम के नाभिक में एक प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि हाइड्रोजन की सबसे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध समस्थानिक प्रोटियम में मात्र एक प्रोटॉन ही होता है और न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? तो वो इट्रियम है। इट्रियम हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है, मतलब ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट, तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। प्रोटियम क्या है? प्रोटियम का परमाणु संख्या 1 तथा द्रव्यमान संख्या भी 1 होती है। अब ड्यूटेरियम देखते हैं, तो ड्यूटेरियम को भारी हाइड्रोजन कहा जाता है, इसकी परमाणु संख्या 1 और द्रव्यमान संख्या 2 होती है। ड्यूटेरियम की खोज यूरे ब्रिकवेड और मर्फी ने 1931 में की। ड्यूटेरियम का उपयोग कार्बनिक प्रतिक्रियाओं की क्रियाविधि समझने में तथा नाभिकीय प्रतिक्रियाओं में बमबारी के लिए होता है। अब देख लेते हैं हम ट्राइटियम को। तो ट्राइटियम यह हाइड्रोजन का एक दुर्लभ समस्थानिक है। यह एक बीटा उत्सर्जक है। इसकी परमाणु संख्या 1 और द्रव्यमान संख्या 3 होती है। इसकी अर्ध आयु 12.4 वर्ष होती है। नेक्स्ट, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? तो ये है 3। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या 3 है, मतलब ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट, वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों एक समान होता है, तो वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों समान होते हैं, मतलब ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट, वह तत्व जो अम्लों का आवश्यक तात्विक घटक है, तो वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अम्लों का आवश्यक तात्विक घटक है, मतलब ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे भविष्य का तत्व कहा जाता है? तो हाइड्रोजन को कहा जाता है भविष्य का तत्व, मतलब ऑप्शन ए इसमें राइट है। नेक्स्ट, कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है? तो वो है हाइड्रोजन। याद रखिएगा, ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोजन पाया जाता है, मतलब ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। अब डिटेल्स जान लेते हैं हम और क्या है इससे जुड़ी हुई। तो हाइड्रोजन एक रासायनिक तत्व है। यह आवर्त सारणी का सबसे पहला तत्व है जो सबसे हल्का भी है। ब्रह्मांड में यह सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। साथ ही अगर हम बात करें एटमॉस्फेयर की, तो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा परसेंट में पाई जाती है। 78.8% पाई जाती है नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में। और ब्रह्मांड की अगर बात करें तो ब्रह्मांड में हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट, कौन सा तत्व सूर्य में सर्वाधिक पाया जाता है? तो वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन पाया जाता है सूर्य में सबसे ज़्यादा, मतलब ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। अब हम डिटेल्स जान लेते हैं इससे जुड़ी हुई क्या है। तो सूर्य की सतह का निर्माण हाइड्रोजन, हीलियम, लोहा, निकेल, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, सल्फर, मैग्नीशियम, कार्बन, नियॉन, कैल्शियम, क्रोमियम तत्वों से हुआ है। इनमें हाइड्रोजन सूर्य की सतह की मात्रा का 64% तथा हीलियम 24% है। तो याद रखिएगा, हाइड्रोजन एक क्या है? तत्व है। नेक्स्ट, तो हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो हाइड्रोजन की खोज कैवेंडिश द्वारा की गई थी, मतलब ऑप्शन बी इसमें राइट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से जल अणुओं की वह संख्या कौन सी है जो प्लास्टर ऑफ पेरिस में CaSO4 मतलब कैल्शियम सल्फेट के 2 फार्मूला यूनिट से सहभाजन करती है? तो वह संख्या है 2। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट,
परमाणुिक घड़ियों में एक टाइम कीपर के रूप में प्रयुक्त होने वाला तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो तत्व है सीजियम। सीजियम तत्व जो है वो परमाणुिक घड़ियों में एक टाइम कीपर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन बी इसमें राइट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से यौगिक का उपयोग शुष्क के रूप में किया जाता है? तो वह यौगिक है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड यौगिक का उपयोग शुष्क के रूप में किया जाता है, मतलब ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट, वर्ष 1945 में नागासाकी में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? तो वो है प्लूटोनियम। प्लूटोनियम जो है वो 1945 में नागासाकी में गिराए गए बमों में विस्फोटक के रूप में प्रयुक्त किया गया था, मतलब ऑप्शन सी इसमें राइट है। अब हम डिटेल्स जान लेते हैं इससे जुड़ी हुई क्या है। तो यूरेनियम वाला बम हिरोशिमा में गिराया गया था और प्लूटोनियम वाला बम नागासाकी पर गिराया गया था। यह दूसरा बम बहुत ही ज़्यादा खर्चीला था, तब तक बिना परीक्षण वाला प्रोटोटाइप भी था। साथ ही क्या है, 15 अगस्त 1945 को ये जो दूसरा बम गिराया गया था उसके बाद जापान ने क्या कर लिया था, हार मान ली थी। नेक्स्ट, प्रकाशिक यंत्र बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार का कांच प्रयुक्त होता है? तो वो है फ्लिंट कांच। फ्लिंट कांच प्रयुक्त होता है प्रकाशिक यंत्र बनाने में, मतलब ऑप्शन बी इसमें राइट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस धातु में कॉपर सल्फेट विलयन से तांबे का निक्षेप हो जाता है? तो वो है लोहा। लोहा धातु में कॉपर सल्फेट विलयन से तांबे का निक्षेप हो जाता है, मतलब ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट, फोटोक्रोमेटिक कांच में किसकी उपस्थिति के कारण काले रंग होने का गुणधर्म होता है? तो वो है रजत क्लोराइड। रजत क्लोराइड की उपस्थिति के कारण फोटोक्रोमेटिक कांच में काले रंग होने का गुणधर्म होता है, मतलब ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट, अब देखिए सिल्वर क्लोराइड परावैंगनी प्रकाश के प्रति अत्यंत संवेदनशील होता है। जैसे ही कांच को धूप में ले जाते हैं तो सूर्य प्रकाश में मौजूद परावैंगनी किरणें कांच से टकराती हैं। ये किरणें सिल्वर क्लोराइड के अणुओं को दो हिस्सों सिल्वर और क्लोरीन के परमाणुओं में तोड़ देती हैं। इस प्रकार से सिल्वर क्लोराइड से टूटकर अलग हुआ सिल्वर ही कांच को काला करता है। नेक्स्ट, जब फोटोक्रोमेटिक कांच को धूप में से हटा दिया जाता है या परावैंगनी किरणों से दूर कर दिया जाता है तो वह सिल्वर और क्लोरीन एक बार फिर से जुड़कर सिल्वर क्लोराइड का अणु बना लेते हैं और कांच फिर से रंगहीन हो जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसे यशद पुष्प कहते हैं? तो ये कहते हैं जिंक ऑक्साइड को। जिंक ऑक्साइड को यशद पुष्प कहते हैं, मतलब ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट, कांच होता है, कांच एक अतिशीतित द्रव होता है। क्या होता है? कांच एक अतिशीतित द्रव होता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट, पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु के संपर्क में आने से रंगहीन हो जाता है? तो वो है हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड के संपर्क में आने पर रंगहीन हो जाता है पीतल, मतलब ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट, यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विद्युतन के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है? तो यह बनता है सीसा। सीसा बनता है। यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विद्युतन के फलस्वरूप अंततः सीसा प्राप्त होता है। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट, कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? तो वो है प्लूटोनियम। प्लूटोनियम तत्व जो है वो कृत्रिम रूप से सबसे पहले उत्पादित किया गया था। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सर्वोत्तम ऊष्मा सुचालक है? तो वो है पारद, मतलब मरकरी। मरकरी जो है वो सर्वोत्तम ऊष्मा सुचालक है। ऑप्शन बी इसमें राइट है। नेक्स्ट, कांच का गहरा नीला रंग किससे मिलता है? तो कांच का गहरा नीला रंग कोबाल्ट ऑक्साइड से मिलता है। कोबाल्ट ऑक्साइड से क्या है? कांच का गहरा नीला रंग मिलता है। ऑप्शन ए इसमें राइट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? तो वो है कैल्शियम। कैल्शियम जो है वो क्लोरोफिल का घटक नहीं है। ऑप्शन डी इसमें राइट है। नेक्स्ट,
मुख शोधनों तथा टूथपेस्टों में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक आमतौर पर प्रयुक्त किया जाता है? तो वो है सुहागा। सुहागा जो है वो मुख शोधनों और टूथपेस्टों में यौगिक के रूप में आमतौर पर प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट, धातु सुचालक होती हैं क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो याद रखिएगा, धातु सुचालक क्यों होती हैं? क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक सर्किटों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले टाँके में क्या होता है? तो वो होता है सीसा और टिन। सीसा और टिन होता है इलेक्ट्रिक सर्किटों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले टाँके में। मतलब ऑप्शन ए इसमें राइट है। नेक्स्ट, एक टूटी हुई अस्थि को सही स्थान पर जमा कर रखने के लिए एक सफ़ेद पदार्थ को पानी में मिलाकर बनाया गया पेस्ट प्रयुक्त किया जाता है। इस सफ़ेद पदार्थ को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं इस सफ़ेद पदार्थ को। मतलब ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट, एक विद्युत बल्ब में टंगस्टन तार के साथ साथ आर्गन गैस क्यों प्रयुक्त की जाती है? क्योंकि बल्ब की आयु बढ़ाने के लिए। बल्ब की आयु बढ़ाने के लिए टंगस्टन तार के साथ साथ आर्गन गैस प्रयुक्त की जाती है। ऑप्शन ए इसमें राइट है। अब हम डिटेल्स में देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसको इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि बल्ब के अंदर टंगस्टन धातु का तंतु मतलब फिलामेंट लगा होता है। टंगस्टन के ऑक्सीकरण को रोकने के लिए बल्ब के अंदर निर्वात कर दिया जाता है। कभी कभी पूर्णतः निर्वात न करके उसके अंदर नाइट्रोजन या आर्गन गैस भर दी जाती है ताकि उच्च ताप पर टंगस्टन का वाष्पीकरण ना हो। नेक्स्ट, पोटेशियम की खोज किसने की? तो पोटेशियम की खोज हम्फ्री डेवी ने की है। हम्फ्री डेवी ने पोटेशियम की खोज की है। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग खाए रोकने के लिए निम्न में से कौन सी विधियां उपयुक्त हैं? तो ये सभी जो विधियां बताई गई मतलब ग्रीस आलेपित करना, पेंट करना, जस्ते की कटिंग करना, ये सब चीज़ें लोहे के फ्राइंग पैन को जंग खाए रोकने के लिए उपयुक्त की जाती हैं। मतलब ऑप्शन डी इसमें राइट है। नेक्स्ट, फ्यूज तार किसकी बनी होती है? तो फ्यूज तार जो है वो टिन और शीशे की मिश्र धातु की बनी होती है। तो याद रखिएगा, जो फ्यूज तार यूज़ किया जाता है वो टिन और शीशे की मिश्र धातु का बना होता है। मतलब ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। अब चलिए हम इसको डिटेल्स में समझ लेते हैं। तो विद्युत प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज परिपथ का एक संरचनात्मक अवयव है जो एक नियत मात्रा से अधिक धारा बहने पर परिपथ को तोड़ देता है। इस प्रकार परिपथ में स्थित अन्य मूलवान अवयव अत्यधिक धारा के कारण खराब होने से बच जाते हैं। फ्यूज शब्द फ्यूजिबल लिंक का लघु रूप है। साथ ही मोटे तौर पर एक धातु की तार या पट्टी इसका मुख्य भाग है जो अधिक धारा बहने की दशा में पिघल जाती है और इस प्रकार परिपथ टूट जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी तत्व के भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं? तो वो है थोरियम। थोरियम तत्व जो रेडियोधर्मी तत्व है उसके भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं। मतलब ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। अब हम इसको डिटेल्स में समझ लेते हैं क्या है। तो संसार में मैनेजाइट का सबसे बड़ा भंडार भारत के केरल राज्य में है। तो याद रखिएगा, मैनेजाइट का जो सबसे बड़ा भंडार है वो भारत के केरल राज्य में है। साथ ही बिहार प्रदेश में भी थोरियम अयस्क की उपस्थिति ज्ञात की गई है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? तो वो है तांबा। तांबा जो है वो मिश्र धातु नहीं है। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट, सोडा क्षार किसका नाम है? तो सोडा क्षार हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट का है। तो हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट को सोडा क्षार के नाम से भी जाना जाता है। मतलब ऑप्शन डी इसमें राइट है। नेक्स्ट, सोने को घोला जा सकता है। तो सोने को नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मिश्रण में घोला जा सकता है। तो याद रखिएगा, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मिश्रण में सोने को घोला जा सकता है। मतलब ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट, पीतल एक मिश्र धातु है जिसके अवयव हैं तांबा और जस्ता। तांबा और जस्ता है पीतल के एक मिश्र धातु जो है उसके अवयव हैं।
मतलब ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट, निम्न में से किस में कार्बन का अधिकतम प्रतिशत होता है? तो वो है पिटवा लोहा। पिटवा लोहा में कार्बन का सबसे अधिकतम प्रतिशत होता है, मतलब ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट, सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण को खूब तप्त किया जाता है, मतलब गर्म किया जाता है? वो है चूना पत्थर और मृत्तिका के मिश्रण को। चूना पत्थर और मृत्तिका के मिश्रण को खूब गर्म किया जाता है सीमेंट बनाने के लिए, मतलब ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट, पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने में मदद मिलती है। तो पोर्टलैंड सीमेंट में जब जिप्सम मिला दिया जाता है तो क्या होता है? तो ये सीमेंट को शीघ्र जमने से रोकता है। इस कारण क्या होता है? पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिला दिया जाता है। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट, निम्न धातुओं में से हीन चालक कौन सा है? तो वो है सीसा। सीसा एक हीन चालक है। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट, लेड पेंसिल में लेड का प्रतिशत कितना होता है? तो वो होता है 0%। 0% होता है लेड पेंसिल में लेड। ऑप्शन ए इसमें राइट है। नेक्स्ट, किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो वो है नाइक्रोम। नाइक्रोम धातु का प्रयोग किया जाता है बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए, मतलब ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा लौह अयस्क है? तो वो है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट एक लौह अयस्क है, मतलब ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। अब चलिए हम इसको डिटेल्स में समझ लेते हैं क्या है। तो लौह अयस्क वे चट्टानें और खनिज हैं जिनसे धात्विक लौह का आर्थिक निष्कर्षण किया जा सकता है। इन अयस्कों में आमतौर पर आयरन ऑक्साइड की बहुत अधिक मात्रा होती है और इनका रंग गहरे धूसर से लेकर चमकीला पीला, गहरा बैंगनी और जंग जैसा लाल तक हो सकता है। नेक्स्ट, उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? तो वो है पोटेशियम। पोटेशियम तत्व को उर्वरकों के निर्माण में प्रयोग में लाया जाता है, मतलब ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट, माणिक्य और नीलम किसके ऑक्साइड हैं? तो माणिक्य और नीलम टिन के ऑक्साइड हैं, मतलब ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट, जर्मन सिल्वर में निम्नांकित में से कौन सा नहीं होता है? तो वो है सिल्वर। जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है। ऑप्शन डी करेक्ट है। अब डिटेल्स में हम इसको समझ लेते हैं क्या है। तो निकिल रजत तांबे का एक मिश्र धातु है जिसमें निकिल और प्रायः जस्ता मिला होता है। प्रायः इसमें 60% तांबा, 20% निकिल और 20% जस्ता होता है। इसे जर्मन सिल्वर, नई चांदी, निकल पीतल, इलेक्ट्रम आदि नामों से भी जाना जाता है। इसे निकल चांदी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह चांदी जैसा दिखाई देता है, किंतु इसमें चांदी नहीं होती है। इसके नाम में जर्मन इसलिए आया है क्योंकि 19वीं शताब्दी में इसका विकास जर्मन धातुकर्मियों ने किया था। नेक्स्ट, कठोर स्टील में होता है 0.5% से लेके 1.5% कार्बन। तो याद रखिएगा कठोर स्टील में क्या होता है? 0.5% से लेके 1.5% कार्बन, मतलब ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट, स्वर्ण की शुद्धता कैरेट में व्यक्त की जाती है। स्वर्ण का शुद्धतम रूप होता है वो है 24 कैरेट। स्वर्ण का शुद्धतम रूप होता है 24 कैरेट, मतलब ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट, बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर एक एलॉय है कॉपर, जिंक और निकिल का। कॉपर, जिंक और निकिल का एलॉय है बर्तन बनाने में जो प्रयुक्त किया जाता है जर्मन सिल्वर उसका, मतलब ऑप्शन 20 में करेक्ट है। नेक्स्ट, जिंक सल्फेट का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है। तो जिंक सल्फेट का आमतौर पर कवकनाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है, मतलब ऑप्शन ए इसमें राइट है। नेक्स्ट, स्टेनलेस स्टील में कौन से तत्व सम्मिलित होते हैं? तो स्टेनलेस स्टील में लोहा, क्रोमियम और कार्बन तत्व सम्मिलित होते हैं। तो याद रखिएगा स्टेनलेस स्टील जो होती है उसमें लोहा, क्रोमियम और कार्बन तत्व सम्मिलित होते हैं, मतलब ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट, विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वह कौन सी है? तो वो है नाइक्रोम। नाइक्रोम धातु का उपयोग विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, मतलब ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट,
तो सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? तो ये नाम है इसका बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट का। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। अब चलिए हम इसको डिटेल्स में समझ लेते हैं क्या है इसके बारे में। तो सोडियम बाइकार्बोनेट एक कार्बनिक यौगिक है। इसे मीठा सोडा या खाने का सोडा भी कहते हैं क्योंकि विभिन्न व्यंजनों को बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसका अणुसूत्र NaHCO3 है। इसका IUPAC नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। याद रखिएगा, इसका IUPAC नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक यशस पुष्प कहलाता है? तो वो है जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड एक यशस पुष्प कहलाता है। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एक का रजत नहीं होता है, तो वो है जर्मन सिल्वर का। जर्मन सिल्वर का रजत नहीं होता है। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट, शुष्क शैल में निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग होता है? तो वो है अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का। अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का जो है विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग किया जाता है शुष्क शैल में। मतलब ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट, तो निम्नलिखित धातु युग्मों में से एक में क्रमशः सबसे हल्की धातु और सबसे भारी धातु है, तो वो है लिथियम और ओस्मियम। जो लिथियम है वो सबसे हल्की धातु है और जो ओस्मियम है वो सबसे भारी धातु है। मतलब ऑप्शन 20 में करेक्ट है। नेक्स्ट, चिलीसिरा किसका सामान्य नाम है? चिलीसिरा सोडियम नाइट्रेट का सामान्य नाम है। मतलब ऑप्शन 20 में करेक्ट है। अब हम इसको डिटेल्स में समझ लेते हैं क्या है। तो सोडियम नाइट्रेट एक रासायनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र NaNO3 है। चिली सॉल्टपीटर भी इसे कहा जाता है क्योंकि चिली में इसके विशाल भंडार हैं। नेक्स्ट, गन पाउडर किसके मिश्रण से बनता है? तो गन पाउडर चारकोल, सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट के मिश्रण से बनता है। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। अब हम इसको डिटेल्स में समझ लेते हैं क्या है। तो बारूद एक विस्फोटक रासायनिक मिश्रण है। इसे गन पाउडर या अपने काले रंग के कारण काला पाउडर भी कहते हैं। बारूद गंधक, कोयला और सोरा का मिश्रण होता है और यह मानव इतिहास का सर्वप्रथम निर्मित विस्फोटक था। नेक्स्ट, फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? तो फिटकरी गंदे पानी को स्कंदन प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है। ऑप्शन सी इसमें राइट है। नेक्स्ट, निम्न में कौन सीमेंट का मुख्य संगठक है? तो वो है चूना पत्थर। चूना पत्थर सीमेंट का मुख्य संगठक है। ऑप्शन बी करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट, निम्न में किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट अयस्क है? तो वो है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम धातु को प्राप्त करने के लिए बॉक्साइट अयस्क है। ऑप्शन डी करेक्ट। नेक्स्ट, मोती की रासायनिक संरचना है। मोती की रासायनिक संरचना है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट मोती की रासायनिक संरचना है। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट, एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं वो है थोरियम। थोरियम जो थोरियम रेडियोधर्मी तत्व है उसके भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट, निम्न में से किन तत्वों के लवणों द्वारा आतिशबाजी में रंग प्राप्त होते हैं? तो वो है स्ट्रोंटियम और बेरियम। स्ट्रोंटियम और बेरियम लवणों के द्वारा आतिशबाजी में रंग प्राप्त होते हैं। ऑप्शन सी इसमें राइट है। नेक्स्ट, प्याज लहसुन में गंध किस तत्व के कारण पाई जाती है? तो प्याज लहसुन में जो गंध है वो पोटेशियम तत्व के कारण पाई जाती है। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट, आतिशबाजी में हरा रंग किसके क्लोराइड लवण के कारण दिखाई देता है? तो जो आतिशबाजी में जो हरा रंग दिखाई देता है वो बेरियम के क्लोराइड लवण के कारण दिखाई देता है। ऑप्शन 20 में राइट होगा। नेक्स्ट, तो बारूद बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो बारूद बनाने में पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन 20 में करेक्ट है। अब चलिए हम इसको डिटेल्स में समझ लेते हैं क्या है। तो बारूद बनाने में सोरा, गंधक, लकड़ी के कोयले का चूरा मिलाया जाता है। बारूद बनाने के लिए सबसे आवश्यक रसायन सोरा है। अंग्रेजी में सोरा को सॉल्टपीटर कहते हैं और वैज्ञानिक नाम में सोरा को पोटेशियम नाइट्रेट कहा जाता है।